नमस्कार। जियोपॉलिनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट की। वहाँ पे जाए उससे पहले आपसे एक अपील है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारी चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। यदि आपका कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट्स में बताइए, कोई सवाल है तो हमसे कमेंट्स में पूछें, हम अवश्य ही उनका जवाब देंगे। मिडिल ईस्ट, अगर मैं ये कहूँ ये टर्म ही गलत है तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि वाकई ये टर्म गलत है। और ये गलत क्यों है ये हम समझेंगे 3 बिंदुओं के माध्यम से। पहले चलते हैं हिस्ट्री लेसन लेते हैं। बात करते हैं 1800s की। 1800s में तकरीबन पूरे एशिया पे ब्रिटिशर्स का दबदबा था। ब्रिटिशर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली राज करते थे, काफ़ी कॉलोनीज थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कॉलोनीज़ को, अपने साम्राज्य को एक छोटे से नक्शे में उन्होंने ढालने की कोशिश की, जिसे आज हम वर्ल्ड मैप कहते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। तो बात है 1800s की, जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का तकरीबन पूरी दुनिया पे कब्जा था। ये अपने मैप्स बनाते हैं। और मैप्स कैसे बनाते हैं ब्रिटिशर्स मैप बनाते हैं अपने आप को सेंटर में रख के। यानी यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे सेंटर में है, इस बाजू जो है वो सब वेस्ट है, इस बाजू जो है वो सब ईस्ट है। इस तरह से वो अपनी मैप्स बनाते हैं। और मैप्स जब पब्लिश होती हैं, प्रकाशित होती हैं, तो लोग पढ़ते हैं उनको। और एक ब्रिटिश जेंटलमैन थे जिनका नाम था एल्फ्रेड थायर। एल्फ्रेड थायर इस मैप को देखते हैं और जो इनके पूर्वी हिस्से थे उनको वो अलग अलग भाग में ऐसे डिवाइड करते हैं। ये फार ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये मिडिल ईस्ट हो गया। तभी पहली बार 1902 में ये टर्म यूज होता है मिडिल ईस्ट। ये एक उपजाया हुआ टर्म है। मिडिल ईस्ट मतलब जो भी आज के प्रेजेंट डे ईरान से इस तरफ है, इराक, सीरिया और गल्फ़ के सारे देश, ओमान, सऊदी, दुबई वगैरह वगैरह, वो उनका एक जो जमगट भी नहीं, पर जो ये क्षेत्र है, उनको उन्होंने मिडिल ईस्ट का नाम दिया। उनके हिसाब से ये सही आंकलन था दुनिया को नापने का। और ये टर्म यूज भी होते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में भी मिडिल ईस्ट, वर्ल्ड वॉर 1 में भी मिडिल ईस्ट। हालांकि जब भी डीकोलोनाइजेशन हुआ तभी भी मिडिल ईस्ट ही बोला गया है क्षेत्र को। और जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती गई, सब जगह पे इसी तरह से बात होने लगी। क्यों, ये हम समझेंगे दूसरे बिंदु में। इसकी रियलिटी है वेस्टर्न डोमिनेटेड ट्रेड और वेस्टर्न डोमिनेटेड सिक्योरिटी। पहले भी ऐसा होता था कि भाई माल जो है वो एशिया में बनता था और यूरोप में एक्सपोर्ट होता था। हमें इसलिए सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। हमारे यहाँ से बेहतरीन कपड़ा बनता था, बेहतरीन मसाले जाते थे। लोग सोने के बराबर कपड़े बेचते थे, मसाले बेचते थे, हैंडीक्राफ्ट्स बेचते थे और ले आते थे। आज भी वैसा ही हो रहा है। जो ईस्ट है वो इट इज़ द फैक्ट्री टू द वेस्ट। सारी की सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे हैं। और आज की तारीख में जो इंफॉर्मेशन एज है उसमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसे हम G7 कह लें या समृद्ध देश कह लें, उनके लिए कोई जो आपका एक सोशल स्ट्रक्चर है, जिसे हम लिंग्विस्टिक ग्रुपिज्म कहेंगे, कि एक तरह के लोग वो नहीं देखते, वो इस प्रकार से लोगों को नहीं देखते। वो सिर्फ ट्रेड और सिक्योरिटी के हिसाब से अपने आप को देखते हैं। उनके लिए मिडिल ईस्ट ज़रूरी क्यों है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको कोई मिडिल ईस्ट की ज़्यादा परवाह नहीं है। एक तो मिडिल ईस्ट में आज तेल है इसके लिए, और दूसरा उनको जो है वो सुएज़ कैनाल पे उनकी निर्भरता है। इसके लिए इस क्षेत्र में ज़्यादा लोगों को डिपेंडेंस है। सुएज़ कैनाल ऐसी चीज़ है जो पानी का रास्ता है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। अगर वो कैनाल बंद हो जाए या ना हो तो अफ्रीका से होके
सारे ट्रेड को जाना पड़ता है, तो ये महंगा है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा से इसी नज़रिए से, या वेस्टर्न मतलब आज की जो थिंकिंग है वो यही है कि या ये चीज़ एक मार्केट प्लेस है, या ये ट्रेड की दृष्टि से इसको देखते हैं। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको हम नहीं देखते, इसीलिए हम देखते हैं मिडिल ईस्ट में कहीं कर्दिस्तान की जगह नहीं। कर्ज एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, उन बरसों से वो क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे प्रोसिक्यूटेड है। तो वो लोग फाइट भी कर रहे हैं, कर्दिस्तान बनाना भी चाहते हैं। वैसे कई सारी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं जिनको ब्रिटिशर्स जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंगाल हो गए थे, उनको ये क्षेत्र छोड़ना पड़ा, तो एकदम बिखरा हुआ क्षेत्र उन्होंने छोड़ दिया। बस मैप्स देख के लकीरें खींच दी उन्होंने, और आज हम भुगत रहे हैं जो भुगत रहे हैं वो। और इसी तरह से मिडिल ईस्ट को उसका नाम मिला। धीरे धीरे क्या होता है कि मिडिल ईस्ट को वो लोग मिडिल ईस्ट के नज़रिए से नहीं, पर वेस्ट धीरे धीरे इसको एक अरब वर्ल्ड के नज़रिए से देखने लगता है कि ये सारे अरब हैं। तो अभी आप कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल गेम में, तो उन्होंने एक नया टर्म इजाद किया, MEA, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, कि जहाँ जहाँ पे अरब आबादी बहुसंख्यक है, वो उनको एक नज़रिए से देखने लगे कि भाई ये हमारी मार्केट प्लेस भी है, यहाँ पे तेल भी है, तो इनको एक, आप क्या होता है एक नज़रिए से देखते हैं तो आपकी पॉलिसीज़ उस क्षेत्र के लिए एक नज़रिए से बनना शुरू हो जाती हैं। फिर आप उसी तरह से सबको उस ग्रुप में जो है वो ट्रीट करते हो। आपको एक ही चीज़ देखना, आज की तारीख में ये क्षेत्र में अमेरिका को क्या वेस्ट को क्या दिख रहा है कि भाई हमारा तेल हम तक पहुंच जाना चाहिए सही सलामत, हमारी जो एसेंशियल सप्लाईज हैं वो हमारे तरफ पहुंच जानी चाहिए, बाकी वो मीलों दूर बैठे हैं। तो और हाँ, एक इन्वेस्टमेंट का खेल चल रहा है कि भाई जो भी कोर GCC कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो ये अर्ली 2000s में ये एक टर्म बहुत फेमस हुआ था, MEA, और आप देखेंगे तो सारी की सारी जो उनकी ये थी पॉलिसीज़ थी वो इस क्षेत्र के लिए एक जैसी ही थी। और हालांकि वेस्ट डेमोक्रेसी वगैरह बहुत कहता है, पर अगर एक क्षेत्र में देखें तो कोई भी आपको ऐसा देश नहीं दिखेगा जो डेमोक्रेसी हो। आपको या मोनार्की दिख जाएगी, या डिक्टेटरशिप दिख जाएगी, थियोक्रेसी दिख जाएगी आपको, बहुत कम में से। इनफैक्ट अगर आप भारत के पश्चिमी छोर से देखें तो पहला देश जो वाकई डेमोक्रेसी है भारत के बाद, तो वो इजराइल नज़र आता है। बाकी कोई ट्रू डेमोक्रेसी हमें दिख नहीं रही है, राइट। बट ये हमें भारत को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है? ये हमको इस तरह से इफ़ेक्ट करता है कि हमें मिडिल ईस्ट को मिडिल ईस्ट बोलना छोड़ना होगा, ये गलत है। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वेस्ट एशिया करके जिक्र करना शुरू किया था, पर वो धीरे धीरे वो टर्म ब्यूरोक्रेटिक बुक्स में दब गया। आज की तारीख में जो पिछले 10-12 वर्षों में हम देख रहे हैं कि जो हमारी सरकार हैं, जो भारत के लोग हैं, वो वेस्ट एशिया ही बोलते हैं, मिडिल ईस्ट बोलना एटलीस्ट सरकारी भाषा में, सरकारी लैंग्वेज में वेस्ट एशिया बोलना पसंद करते हैं, ग्लोबल साउथ बोलना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकली सही है ना। ब्रिटिशर्स ने हमेशा ईस्ट देखा, उन्होंने एशिया को कभी कंसिडर ही नहीं किया। ये क्या बात हुई, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये फार ईस्ट हो गया, मिडिल ईस्ट, भाई इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और उस कॉन्टिनेंट को हमें समझना होगा। बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ा क्षेत्र है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं। जैसे भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए, वी लाइक टू बी आइडेंटिफाइड एज इंडियन। कोई हमें कह दे यू आर साउथ ईस्ट एशियन, हमें पसंद नहीं आएगा।
तो जब भी आप वेस्ट एशिया नाम देते हो, आप अलग अलग लोगों को उनकी खुद की आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू करते हो, तभी जाके आप उनके साथ जुड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ओमान की बात करते हैं। ओमान ऐसा एक अकेला गल्फ देश है जहाँ पे हिंदू लोग वहाँ के सिटीजन्स हैं, कुछ हिंदू फैमिलीज वहाँ की सिटीजन्स हैं, क्योंकि ये 1800 1700s में ट्रेड करने गए थे। पुरानी एक भाटिया कम्युनिटी है जो काफ़ी सालों से सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ओमानी सिटीजन्स है। आज गल्फ किसी को सिटीजनशिप नहीं देता, आप पैदा होते हैं तो भी आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती गल्फ के किसी भी देश में। ये पहले क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने आइडेंटिफाई किया हमारी एथनिक लाइंस को, हमने उनकी एथनिक लाइंस को तभी आइडेंटिफाई किया था। और जब तक आप एथनिक लाइंस के हिसाब से लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, उसी के बाद उनका आदर सम्मान कर पाएंगे और उसी के बाद उनके साथ व्यापार कर पाएंगे। तो आज जो हम बात करें इंडिया यूएई ट्रेड या इंडिया ओमान ट्रेड, ये इट हैज़ बीन ईयर्स इन मेकिंग। और इसका पहला स्टेप था कि भाई उसको मिडल ईस्ट के नज़रिए से हम ना देखें, ये वेस्ट एशिया है, ये एशिया का एक एक्सटेंडेड आर्म है। तो सभी भारतीयों से मेरी विनती रहेगी कि अगर आप कभी मैप देखें तो उसे मिडल ईस्ट ना कहें, वेस्ट एशिया कहें। नमस्कार।